बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार मुस्लिम महापंचायत ने जारी किया मुस्लिम घोषणा पत्र। मुसलमान अपने विकास के मुद्दों पर वोट करें, किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, ऐसा कहना काशिफ यूनुस का है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की उम्मीद और संघर्ष के साथ बिहार मुस्लिम महापंचायत ने मुस्लिम घोषणा पत्र जारी किया है। इस अवसर पर बिहार मुस्लिम महापंचायत के मुख्य संयोजक मोहम्मद काशिफ यूनुस ने विस्तृत तौर पर बिहार मंथन से बात करते हुए मुस्लिम घोषणा पत्र के मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सल्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज आज देश के एक बहुत ही पिछड़े हुए समाज में शामिल है, इसलिए यह जरूरी है कि इस समाज के विकास से जुड़े इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसी विशेष सोच का एक प्रयास है मुस्लिम घोषणा पत्र। काशिफ यूनुस ने कहा कि मुस्लिम घोषणा पत्र को लेकर बिहार मुस्लिम महापंचायत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और वहां की जनता को इस बात पर सजग करेगा कि वह उन्हीं उम्मीदवारों और दलों को अपना वोट दे जो मुस्लिम घोषणा पत्र के मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार है। मुस्लिम घोषणा पत्र में कुल 18 मुद्दे दिए गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं। मुसलमानों और दलितों के प्रोटेक्शन के लिए विशेष कानून बनाना, सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर से मुकदमा वापस लेना, मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 11% आरक्षण देना, मॉब लिंचिंग के केस में डीएम और एसपी पर जिम्मेदारी डालकर उन्हें सस्पेंड करना, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए दलित लड़कियों के जैसा शिक्षा का इंतजाम करना, मुस्लिम युवाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की स्थापना करना, सीमांचल के सभी जिलों में एम्स पैटर्न का अस्पताल बनाना, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कामकाज का सोशल ऑडिट करवाना ताकि वक्फ के संपत्ति के संबंध में होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके, अल्पसंख्यक का बजट बनाना, अल्पसंख्यक के किसी भी कामों का बजट बनाया जाना, इस बात को सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक स्कीमों का पैसा वापस नहीं लौटे बल्कि पूरी तरह से खर्च हो, एवं दूसरे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी सुझाव में आए हैं। सुने क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम महापंचायत के मुख्य संयोजक मोहम्मद काशिफ यूनुस। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। यूनुस जी, आपने मुस्लिम मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें कि कई सारे 18 जो है इसमें मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में आपने पॉइंट्स में बताए हैं क्या क्या मांग की जा रही है, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो एक सबसे प्रमुख इसमें है मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 11% जो है आरक्षण दिया जाए। तो ये किस तरह की मांग है और कैसे मुस्लिम मैनिफेस्टो ये करवाएगी? देखिए, भारत में आरक्षण समय समय पर अलग अलग तरीके से आता रहा है। पहले शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण आया, फिर मंडल के द्वारा पिछड़ों के लिए आरक्षण आया, फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण आया। लेकिन इन आरक्षणों के अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आपके केरल के अंदर आरक्षण का प्रावधान है। तेलंगाना में जो पुराना आंध्र प्रदेश था उसमें भी 5% आरक्षण आया था, लेकिन उस आरक्षण को फिर सुप्रीम कोर्ट में वो थोड़ा फंस गया। उत्तर प्रदेश में भी जब मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिस चुनाव में अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री, तो मुलायम सिंह ने जो है 20% मुस्लिम आरक्षण की बात की थी वहाँ पे, माइनॉरिटी आरक्षण की, जो कि अखिलेश ने और मुलायम ने मुसलमानों को ठग दिया, नहीं दिया वो आरक्षण। तो आरक्षण ऑलरेडी मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को अलग से 3 स्टेट्स में है। राहुल गांधी ने भी आरक्षण की बात की थी लोकसभा के चुनाव के बाद एक बार, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था। सलमान खुर्शीद अपीयर हुए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अटक गया था। तो मुस्लिम आरक्षण या माइनॉरिटीज आरक्षण की जो मांग है वो कोई नई मांग नहीं है, वो चलती रही है और 3 स्टेट दे भी रहे हैं। चूंकि होता ये है कि जैसे जो ओबीसी का आरक्षण है, ठीक है ना, उसमें जो क्या होता है, अत्यंत पिछड़ा को फिर अलग से आरक्षण देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ओबीसी की जो डोमिनेंट कम्युनिटीज थी वो उसको खा जा रही थी, ठीक है ना। तो उसी तरह मुसलमानों को भी जो ओबीसी मुस्लिम्स को मिलता है, तो उसमें जो ओबीसी की डोमिनेंट कम्युनिटीज है, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, वो उसको खा जाती है। तो इसलिए एक विशेष ज़रूरत है कि जो माइनॉरिटीज है उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। जी जी। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आपने एक मांग की है। मुस्लिम आबादी वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ आपने मांग की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक बेहतर इंतजाम किया जाए, और साथ ही सीमांचल के जितने भी जिले हैं वहाँ एम्स के पैटर्न के अस्पताल बनाने की आप मांग कर रहे हैं इस मैनिफेस्टो में। तो क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था से आप खुश नहीं हैं? सरकारी जो व्यवस्था बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो कोई भी खुश नहीं है। हम क्या होंगे? आप बताइए, आप कितनी बार सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना पसंद करते हैं? हर आदमी जो है प्राइवेट अस्पताल की तरफ क्यों मुड़ रहा है? पिछले 10-15 सालों में 20 मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट अस्पताल जो खुल गए पटना के अंदर और बम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की वो खराब है। तब ना अब इसमें जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, जैसे इधर आप लीजिएगा शिवहर सीतामढ़ी की तरफ, या उधर सीमांचल चले जाइएगा तो सीमांचल के जो चारों जिला है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सीमांचल के लिए हमको लिखना पड़ा क्योंकि ये मुस्लिम मैनिफेस्टो में आपकी मुस्लिम आबादी भी है, तो वहाँ जो है स्थिति जो है अस्पताल की, छोड़िए उतना दूर क्या, बगल में जहानाबाद चले जाइए, जहानाबाद में अरवल में जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति देखिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और उसको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। पटना से वो लोग 400-450 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमने मांग की है कि सीमांचल के सभी चारों जिलों में 4 एम्स पैटर्न का अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। देखिए पटना में भी एम्स है, क्या लगता है यहाँ व्यवस्था सही है? अगर एम्स बना भी दिया जाए तो व्यवस्था है कैसे सही हो पाएंगे? सरकार कैसे करेंगे? देखिए पहले जो पीएमसीएच की व्यवस्था से उससे कुछ बेटा तो है ही एम्स की व्यवस्था। जो दिल्ली के एम्स का स्टैंडर्ड है वो पटना में नहीं है। क्यों नहीं है? इससे सरकार से जनता को सवाल पूछना चाहिए। जनता से ये सरकार से सवाल पूछे, उसी के लिए उन मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए हमने ये घोषणा पत्र लाया है ना। उल्टे सीधे भड़काऊ भाषण और भड़काऊ स्टेटमेंट पे चुनाव ना खत्म हो जाए, बल्कि असल मुद्दे सामने आए, उसके लिए मैनिफेस्टो हमने लाया है। जी, एक और महत्वपूर्ण इसमें आपने जोड़ा है मैनिफेस्टो में, सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके कामकाज का जो सोशल ऑडिट करवाया जाता है, और उसकी मांग की है आपने कि ताकि वक्फ मैनेजमेंट में जो घपलेबाजी हो रही है उस पर आपने रोक लगाने के लिए ये मांग की है इसमें, और वक्फ की जायदाद की हिफाजत और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो ये क्या चीज़ है? देखिए मनरेगा का जो एक्ट है उसमें एक्ट के अंदर ही सोशल ऑडिट का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। तो जो वक्फ की समस्या और वक्फ संपत्तियों की, आपको पता होगा कि अरबों अरब रुपए की बिहार के अंदर भी, दिल्ली में, पंजाब में अरबों रुपए की वक्फ संपत्ति है जो मिसमैनेज्ड है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, लूट होता है। अगर उसका सही मैनेजमेंट कर लिया जाए तो ये जो मुसलमानों के विकास की समस्या है, आर्थिक विकास जो उनका, शैक्षणिक विकास है, वो उन संपत्तियों से होने वाले इनकम से ही हो जाएगा। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 2 बिल्डिंग के बाद सेंट्रल मॉल है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन एक माफिया ने खरीद के उस पर जो है मॉल बना दिया। उससे आगे जाइएगा 2 बिल्डिंग, वहां भी वक्फ की संपत्ति। तो ये अरबों की जो संपत्ति माफिया उसको खा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है, जो सरकार का मंत्री होता है, उनके घालमेल से उसको ये लोग खा जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज जो है पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। और वक्फ जो आदमी करता है, वक्फ क्या है? एक व्यक्ति अपने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देता है कि इसका इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए किया जाएगा, इससे जो इनकम होगा तो गरीबों का विकास हो नहीं रहा है। तो ये जो जितने मुसलमान वक्फ करके, चैरिटी करके अपनी संपत्ति चले गए पूरे बिहार में, उनको कंट्रोल करती है वक्फ बोर्ड, ठीक है ना। और वक्फ बोर्ड में होता है भ्रष्टाचार। तो वक्फ संपत्तियों का अगर सही मैनेजमेंट हो तो मुसलमानों का अच्छा आर्थिक विकास हो सकता है। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने ये उपाय सुझाया है कि उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिस तरह मनरेगा का सोशल ऑडिट होना चाहिए। सिविल सोसाइटी के लोग उसको ऑडिट करें कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग नहीं, सिविल सोसाइटी के लोग, उसको सोशल ऑडिट होना चाहिए। एक और चीज़ है, उर्दू पत्रकारिता के बारे में आपने लिखा है इसमें मैनिफेस्टो में कि उर्दू पत्रकारिता को खत्म करने की एक साजिश हो रही है, तो सरकार कोई कड़ा कदम उठाए इसको बचाने के लिए। सरकार तो खुद ही साजिश कर रही है ना। उर्दू पत्रकारिता धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उर्दू अखबार खत्म हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले उर्दू की मैगजीन्स बहुत आती थी, जर्नल्स बहुत आते थे। तो जर्नल्स और मैगजीन्स जो होते थे वो इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाते थे, डिबेट को बढ़ाते थे। वो आज कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहा है, अच्छा वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली जो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो जो पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी लाई गई है कि उसका सर्वाइवल वो पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चाहती है। तो एक सोशल वेलफेयर के स्टेट में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो जेन्युइन मीडिया है उस जेन्युइन मीडिया को बचाए वो, ठीक है ना। तो वो जेन्युइन मीडिया को, जेन्युइन जर्नलिज्म को बचाने का ही एक आयाम ये है कि उर्दू जर्नलिज्म को, उर्दू पत्रकारिता को बचाया जाए। उर्दू अखबार बंद हो रहे हैं पटना के अंदर, ठीक है ना। बहुत सारे अखबार हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बंद होते होते किसी तरह बचे हैं, वो सिसक रहे हैं, वो कल को बंद हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।